11 नंबर में कह रहा है कि एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चन नॉनचलेंटली। नॉनचलेंट एक शब्द होता है, उसी में बना दिया नॉनचलेंटली, ठीक है, श्रगिंग हिज शोल्डर। अब यहाँ पे आपको ये जो अंडरलाइन पार्ट है उसके बारे में आपको पूछ रहा है कि ये क्या है। ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है कि कंजंक्शन है। ये जो शब्द यहाँ पे श्रगिंग है ये श्रग से बना है, SHURG, श्रग। श्रग का मतलब होता है नॉर्मली, जैसे देखिए किसी किसी को आदत रहता है ऐसे ऐसे करते रहने का, तो यही होता है कंधा उचकाना, एक तरीके से होता है, ये श्रग बनता है, कंधा से रिलेटेड है। तो याद दिया है ना, श्रगिंग हिज शोल्डर, ठीक है, कंधा उचकाना हो जाता है एक तरीके से। श्रग, इसी श्रगिंग बना नॉनचलेंटली, मतलब क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है कि वर्ब है, आपको बताना है कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। तो अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोग को ये चर्चा किया गया है कि नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जिसमें एल वाई लगता है वो एडवर्ब होता है, और कुछ ऐसा शब्द है जो बिना एल वाई लिए हुए भी एडवर्ब का काम करता है, जैसे कि फर्स्ट होता है FIRST, ठीक है, फास्ट होता है FAST। ये सब आपका कुछ शब्द है जो बिना एल वाई लिए हुए ही एडवर्ब का काम करता है, लेकिन ज्यादातर जो आपका है कि वो एल वाई लेकर ही एडवर्ब का काम करता है, ठीक है। तो फर्स्ट जब जो है नॉनचलेंट जो है ये एल वाई लिए हुआ है और ये अपने आप में एक जो है एडवर्ब है नॉनचलेंट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए आपका 11 का, जो ए भेजे हैं उनका सही है, ठीक है। क्लियर है। आज ये 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ जेरंड, ठीक है, कि आपको नॉर्मली पता होगा, सुने होंगे इन्फिनिटिव और जेरंड के बारे में। इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल, ये तीन टॉपिक आता है जो ये नॉन फाइनाइट में होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत ये तीन टॉपिक जो है आता है। आपका फर्स्ट हो गया इन्फिनिटिव, सेकेंड हो गया आपका जेरंड, और थर्ड हो गया आपका पार्टिसिपल। तो इन्फिनिटिव का नॉर्मली पहचान होता है कि 2+V1, जेरंड का पहचान नॉर्मल होता है V1+ING, और पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को V4 बोला जाता है, पास्ट पार्टिसिपल को V3 बोला जाता है, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, तो इसमें होता है हैविंग प्लस V3, ठीक है। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जेरंड के बारे में पूछना है। तो जेरंड का मतलब हो गया यहाँ ये दूसरा वाला V1+ING वाला केस। तो बताना है 12 का कौन सा होगा। ही फाउंड दैट पार्किंग वाज डिफिकल्ट, ही सेज ही वाज वेटिंग फॉर ए ट्रेन, आई सॉ फ्लेम्स राइजिंग एंड हर्ड पीपल शाउटिंग, आई फाउंड हिम स्टैंडिंग एट द डोर। और जेरंड के बारे में होता है कि जेरंड जो है किसी सेंटेंस में जो है, ठीक है, हाँ, वो ऑब्जेक्ट के जगह पर आ सकता है, ठीक है। जेरंड जो है किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जगह पर आ सकता है, यानी कोई सेंटेंस है, मान लिया सेंटेंस का फॉर्मेट आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, जेरंड जो है आ सकता है, ठीक है। और ये भी बोला था कि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है जेरंड, यहाँ पे जो है आ सकता है आराम से आपका जेरंड, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है जेरंड। तो इस हिसाब से आप जाइएगा, तो आपको ही फाउंड, यहाँ पे वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया फाउंड, उसके बाद आपका डेट हो गया, यहाँ पे दिया हुआ पार्किंग वाज डिफिकल्ट, आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर है।
हाँ, चूंकि यहाँ पर देखिए ये सेकेंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ही सेज ही वाज यहाँ पे ये मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब है, तो यहाँ पे तो नहीं होगा जेरंट, क्योंकि ये मेन वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया। आई सॉ फ्लेम्स राइजिंग एंड हर्ड पीपल शाउटिंग, ये वाला आई फाउंड हिम स्टैंडिंग। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, जूम कीजिए, नहीं दिख रहा है जी। ये तो इतना तो आराम से दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है ये। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, दिखा। तब आ जाएगा 12 का ए हो जाएगा आपका आंसर। दिख रहा है अब क्लियर सभी को? और जूम कीजिए। चलिए, जितना संभव है उतना कर दिया गया है, नहीं तो फिर ज्यादा बड़ा करने पर फिर कैमरा से कटने लगेगा। ठीक है, तो और दिखना भी चाहिए क्वेश्चन। चलिए, तो 12 का ए हो गया। आज ये 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि इन जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट वाज ट्रू इन द पास्ट इज ट्रू नाउ एंड इज लाइकली टू बी ट्रू इन फ्यूचर। ठीक है, दिया हुआ है कि विच टेंस इज यूज्ड। ठीक है, इन जनरल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट वाज ट्रू इन द पास्ट। ठीक है, कि पास्ट में क्या सच्चाई है, सच है, इज ट्रू नाउ वो अब सही है, एंड इज लाइकली टू बी ट्रू इन फ्यूचर और जो भविष्य में भी सच होगा। तो विच टेंस इज यूज्ड है? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 13 का दिख रहा है क्वेश्चन, जूम किया हुआ है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दिख रहा है सभी को? देखिए, बोल रहा है कि ये जो लिखा हुआ है इन जनरल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट वाज ट्रू इन द पास्ट, कि पास्ट में क्या सच था, ठीक है, इज ट्रू नाउ अभी सही है, इज लाइकली टू बी ट्रू इन फ्यूचर। ठीक है, और फिर भविष्य में भी सच होगा। तो कुल मिला के इसमें बात कहा जा रहा है कि इसमें जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसी का नाम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है। हम्म, यानी प्रेजेंट में है लेकिन डेफिनिट नहीं है, नामे से कह रहे हैं, या तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इन डेफिनिट। इसका पहचान होता है, इसमें V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। ठीक है, तो आपका 13 का आंसर हो जाएगा कि सी। सी हो जाएगा 13 का। चलिए, सही है, एक आध आंसर आया हुआ है 13 का सी। तो देखिए, इसमें अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा जूम करेंगे तो नहीं चलेगा। चलिए, दिख रहा है ये?
दिया विथ रेफरेंस टू द यूज ऑफ आर्टिकल द, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। ठीक है, कि जो आर्टिकल द का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, द आर्टिकल द का रेफरेंस में दिया गया है, ठीक है, दो दिया हुआ स्टेटमेंट बताना है, दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। या वी यूज द आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, कैनाल्स, सीज, ओशियंस, वैलीज, डिजर्ट एंड फॉरेस्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, देखिए यहाँ पे द के बारे में दिया हुआ है कि द का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो दिया वी यूज द आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ द रिवर, की नदी के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द। कैनाल्स मतलब नहर हो गया, सीज मतलब हो गया समुद्र हो गया, ओशियंस महासागर, वैली घाटी, डिजर्ट मतलब हो गया रेगिस्तान। पहला स्टेटमेंट आपको कह रहा है 14 नंबर में, ठीक है। उसके बाद दूसरा में कह रहा है कि बट व्हेन द नेम ऑफ अ रिवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द नेम ऑफ ए टाउन दैट स्टैंड्स ऑन इट द इज नॉट यूज्ड। बोल रहा है कि लेकिन अगर किसी रिवर का नाम जो है क्या किसी टाउन के नाम पर लिया गया हो, टाउन का मतलब उस शहर के नाम पर रखा गया हो, तब उस केस में द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपका ये बात सही है, ठीक है, कि रिवर के नाम के साथ, कैनाल्स के नाम के साथ, सीज के नाम के साथ किया जाता है, लेकिन जब किसी नदी का नाम जो है किसी शहर के नाम, नदी का जो शहर के नाम पर बना होता है, बोला है बट व्हेन द नेम ऑफ द रिवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द नेम ऑफ ए टाउन, मतलब उस शहर का नाम में भी बना हुआ हो, ठीक है, दैट स्टैंड्स ऑन इट, ठीक है, द इज नॉट यूज, तब यूज नहीं किया जाता है। तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है, आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ ए एंड टू, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी वाला आपका, बोथ की दोनों बात सही है, ठीक है। आर्टिकल द के बारे में नहीं, क्वेश्चन नंबर सॉरी 14 है ना, 14 का सी हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पॉइंट आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है फ्लावर, ठीक है, बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है। फ्लावर दिया, ही इज वाटरिंग द फ्लावर गार्डन, ठीक है, वाटर का मतलब पानी भी होता है, वाटर का मतलब सिंचाई करना भी होता है, जान दीजिए आप। तो 15 नंबर का आपको आंसर बताना है कि क्या है ये फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर गार्डन पूरा लिखा है जिसमें से फ्लावर को अंडरलाइन किया गया है, ये क्या है ये। हाँ, ये वाटरिंग कैसे बना, तो नॉर्मली आप जान लिए कि वाटर जो है नाउन भी होता है, तो वाटर का मतलब हो गया कि पानी, ठीक है। अब वाटर जो है वर्ब भी होता है, तो वाटर का मतलब हो जाता है वहां पे सिंचाई करना, सिंचाई करना। तो ये वर्ब के रूप में यहाँ पे लिया गया कि वाटरिंग, वो सिंचाई कर रहा है। अब देखिए गार्डन तो बहुत सारा है, आपको ही पता होगा, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, तो गार्डन तो बहुत सारा है यहाँ पे आपको, जैसे कोई बाग के लिए फेमस है तो किसी पेड़ के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पे फ्लावर गार्डन का बात किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको विशेषता बताया जा रहा है कि फूलों का बगीचा। तो यह यहाँ फ्लावर जो है आपको एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता बताने के लिए। ऑब्जेक्टिव गार्डन आपको पता ही है कि नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी 15 का। चलिए सही है, एक आधा आंसर आया भी है 15 का सी। क्लियर हो गया, सेंटेंस के अकॉर्डिंग फ्लावर गार्डन में फ्लावर जो है आपका एडजेक्टिव है, विशेषता को बता रहा है। अगला नंबर आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि somebody will pay for this
इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। कंपेयर्ड इन्वर्टेड सब्जेक्ट सिंगुलर इन इनडेफिनिट प्रोनाउन प्लूरल इन डेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। ये जो सेंटेंस दिया है कि somebody will pay for this, ठीक है, इस ये अंडरलाइन जो अभी हम किए, ये कैसा सेंटेंस, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस का एग्जाम्पल है? कंपेयर्ड इन्वर्टेड का एग्जाम्पल है, इन्वर्टेड सब्जेक्ट का है, कि सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, और प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन, आंसर बताना है, ठीक है। तो समबडी, ठीक है, सुनने से ही लगता है कि समबडी में कोई जो चीज जो है एक तरीके से डेफिनिट नहीं लग रहा है कि इनडेफिनिट है, ठीक है, कोई कौन है पता नहीं है। और समबडी एक तरीके से इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है, किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है कि कोई होगा, ठीक है। तो समबडी जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में आपको हाँ काम करता है, तो इस वजह से आइएगा। और सिंगुलर होता है, याद रखना है कि समबडी जो है अपने आप में जितना भी बडी वाला शब्द है ये सिंगुलर ही होता है। समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, जितना भी बडी वाला शब्द जो है जो अपने में आपका हाँ सिंगुलर ही होता है। तो उस हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका कि सी, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। हेड टीचर में कितने नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा सर, ठीक है। अगर आप इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना सिलेबस तो चेक किए होंगे कि क्या क्या पूछेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। और एक बार और ये पेपर हो चुका है, ये सेकेंड टाइम होने वाला है जो हेड मास्टर वाला जो है, ठीक है। तो आप वहां से भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर से कि उसमें इंग्लिश का कितना नंबर का आया है, ठीक है। हम तो सारे एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, जितना भी नंबर। दूसरा बात है कि देखिए 5 नंबर का पूछे या 50 नंबर का, पढ़ना तो आपको सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि वो 5 नंबर का क्या पूछा जाएगा आपको पता नहीं है। जैसे आपको पिछले बार सक्षमता में ही हुआ, ठीक है, कि ये क्लियर नहीं था कि कितना नंबर का इंग्लिश आएगा, लेकिन इंग्लिश आएगा भैया, ठीक है। तो हम अपना दिमाग लगाएं, ठीक है। उस समय जब हम यहाँ पे जुड़े थे तो एग्जाम होने का हमको लग रहा है कि मुश्किल से 1 महीना बाकी रहा होगा, 1 महीना पहले हम जुड़े थे। सर हमको बुलाए, बोल रहे कि सर सक्षमता के लिए इंग्लिश, हमको क्या करे भाई 1 महीने में। तो हम अपना बुद्धि लगाएं कि अभी का जो पैटर्न चल रहा है कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स चल रहा है का, उस पैटर्न के तहत ही हम क्या किए कि 1 महीना में वर्ब पढ़ा दिए, टाइम एंड टेंस पढ़ा दिए, ठीक है, वॉइस पढ़ा दिए, नेरेशन पढ़ा दिए, ठीक है, कुछ प्रीपोजिशन पढ़ा दिए, हाँ थोड़ा बहुत आपका नाउन वगैरह भी पढ़ा है। और आपको 8 का में से 6 क्वेश्चन टाइम एंड टेंस से ही आ गया, सोच लीजिए। तो 1 महीने के अंदर हम 2-4-5 टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ाए, उसी में से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये अपना इस वजह से अभी भी हम उसी पैटर्न को लेके चल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपका इससे पहले जो है टेंस से पहले आपका वर्ब कंप्लीट किए हैं हम लोग। उसके बाद ये कल टेंस का कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए हैं और कोशिश की है कि आपको इसमें PYQ करवाया जाए, प्रैक्टिस करवाया जाए, क्योंकि यूट्यूब पर तो प्रैक्टिस ही होगा, ठीक है। वो पूरा पढ़ाई जो है वो ऐप पे ही होता है पूरा, ठीक है। हाँ तो ऐप भी है हम लोग का, तो ऐप पे जो है आपको पूरा पढ़ाई चलता है। वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट थ्योरी वगैरह, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट बताते हैं। हाँ, एक टॉपिक आपका पूरा पढ़ाई यूट्यूब पर हुआ है, वो वर्क टॉपिक इससे पहले वाला, और अभी हम लोग यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम सारे एग्जाम को लेके चलते हैं। आप आराम से सीखिए, कोई भी एग्जाम हो उसमें इंग्लिश आएगा। आई उस एग्जाम में नहीं भी आएगा तो इंग्लिश का सबसे अच्छा बात है कि जीवन में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वैसे आराम से सीखना है, एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है। आज ये 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एड द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, कि जो सेंटेंस दिया गया है उसके लिए अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग जो है आपको चुनना है। जैसे दिया गया है कि नन ऑफ अस न्यू द वे, तो यहाँ पे ही क्वेश्चन टैग जो है ऐड होता है। तो ये यहाँ पे क्या ऐड होगा, आपको 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये मान लिया जाए कि आपका क्वेश्चन है कि डू वी ऐड होगा, डिड वी ऐड होगा, डोंट वी ऐड होगा, कि डिडंट वी ऐड होगा। क्वेश्चन टैग का मतलब सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जब किसी, मान लिया जाए कि ये सेंटेंस है, ठीक है,
मान लिया कि सेंटेंस का फॉर्मेट आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होता है। तो जब किसी सेंटेंस के अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है तो इसी को शॉर्ट में हम लोग क्यू टैग बोलते हैं या क्वेश्चन टैग बोलते हैं। क्वेश्चन टैग का ही फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन टैग एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो किसी सेंटेंस के अंत में जोड़ दिया जाता है। इसका पहचान होता है कि इसमें कॉमा होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो आपको बताना है आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का कि क्या होगा। ठीक है, सर हम लोग 22 साल पहले पढ़े हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो सीख ही रहे हैं ना, सीख जाइएगा। हाँ, एक कहावत है कि हाथी मर जाता है लेकिन उसका दांत जो है नहीं सड़ता है, नहीं गलता है। ठीक है, हाँ, सुरक्षित रहता है। तो भले ही 22 साल पढ़ रहे हैं, पढ़ने का प्रैक्टिस छूट गया है या जो भी चीज है, लेकिन अभी भी आप चाहिएगा तो जो आपके अंदर का चीज वो खत्म थोड़ी हो गया है। चलिए कुछ आंसर आया है बी सी। चलिए देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसमें जो मेन वर्ब होता है उसी में से क्वेश्चन टैग का मतलब होता है, सिंपल सा समझिए कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मेन वर्ब है न्यू, तो न्यू आपको पता है कि V2 होता है। अब V2 में से ऑक्सिलरी वर्ब आप निकालिएगा तो निकलेगा कि डिड निकलता है। ठीक है, V2 में से जो इसमें से जो ऑक्सिलरी वर्ब निकालिएगा तो निकलेगा डिड। ठीक है, हाँ, और उसके बाद यहाँ पे चूंकि शुरू में ही नन लगा हुआ है तो ये ऑलरेडी निगेटिव हो गया, इस वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, इसमें एक रूल होता है कि अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन आपका निगेटिव, क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव होगा। सेंटेंस अगर आपका ऑलरेडी निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि नन लगा हुआ है तो ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो इसीलिए इसमें से डिड निकलेगा और जो अस है यही जाके इधर आपको बन जाएगा वी। ये जो अस है यही जाके इधर बन गया वी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर में आइएगा तो आपका डिड वी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 का। ठीक है, हाँ, ये रूल होता है कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना होता है, जो वर्ब होता है उसी से निकलता है, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट आता है जो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट आया रहता है उसी को, हाँ, प्रोनाउन अगर नाउन है तो प्रोनाउन में बदल देते हैं, प्रोनाउन है तो हुबहू आ जाता है, सब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। क्लियर है सभी का? तो ये हो गया 17 का बी, ये क्वेश्चन टैग है आपका। चलिए आज ये 18 नंबर, कुछ ज्यादा जूम हो गया ये। चलिए दिख रहा है सभी को का एड द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग सेंटेंस, फिर से क्वेश्चन टैग दे दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ भी आपको दिया है, ये भी आप देखिए, ये कॉमा है यहाँ पे दिया हुआ और ये पीछे क्वेश्चन मार्क, यहाँ वरना क्या बनेगा, लेट्स वॉच अ मूवी। ये सब रेडीमेड होता है, ये आपका तुरंत बन जाएगा। बताइएगा तो। देखिए इसका, देखिए इसका जो रूल होता है कि जब भी आपको किसी सेंटेंस में लेट के साथ अस आ जाए, इसी को लेट्स या लेट अस बतवाई सेम होता है, तो लेट के बाद अस आएगा, उसके बाद V1 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये सेंटेंस का फॉर्मेट है। ठीक है, तो इसका क्यू टैग जो है वो रेडीमेड होता है, वो होता है सेल वी। बस ये अस से याद रखना है कि यहाँ आके वी बन जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको लेट के साथ अस आएगा तो ये रेडीमेड होता है, इसके साथ हो जाएगा सेल वी, आंसर हो जाएगा सी। ये हो गया आपका इसका रूल क्वेश्चन टैग। अब आपको पता है कि
अस के अलावा और भी ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो अस के अलावा बाकी ऑब्जेक्टिव केस जब आ जाएगा, जैसे आपको कि मी हो गया, हर हो गया, देम हो गया, ये सब जब आएगा तो उस केस में विल यू हो जाता है। सिर्फ अस के साथ शैल बी, अस के अलावा अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस आएगा तब आपका विल यू हो जाता है। ठीक है, तो ये सब रूल में पढ़ना होता है। का सी हो जाएगा, 18 का सी। सी जो भेजे हैं उनका सही है। चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन और देखेंगे आज, 20 तक देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कल देखेंगे। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। ये भी क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग से देखिए लग रहा है अच्छा खासा क्वेश्चन आया हुआ है। दिया हुआ है कि यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, पीछे क्वेश्चन मार्क छूट गया था। ठीक है, तो बस यही यहाँ पे आपको यही पार्ट जो है आपका क्वेश्चन टैग का है, इसको यहाँ पे चुनना है। ये आपका सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है कि यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से बताइएगा। तो अब यहाँ आप अगर देखते हैं तो यू सब्जेक्ट है, उसके बाद नीड आया हुआ है, और नीड अकेला आया हुआ है। तो आपको पता है अकेला आता है तो ये V1 का काम करता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि V1 में से डू निकलता है, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए हमको यहाँ पे। सेंटेंस आपका ये पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा तो हो जाएगा डोंट। ठीक है, और उसके बाद यू का यू ही होगा, चूंकि यू सब्जेक्ट है तो यू यहाँ प्रोनाउन है तो ये हूबहू आ जाएगा, इसका सब्जेक्टिव केस भी सेम है, तो हो जाएगा डोंट यू। आंसर सी हो जाएगा। और जब ये पढ़ाते हैं हम तो इसको पूरा स्ट्रक्चर पर डायग्राम पर ही बता देते हैं, एकदम इसी तरीके से डायग्राम बना के, तो वो कहीं से कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजीली समझ में आ जाता है जब ये आपका कॉन्सेप्ट जब पढ़ाई होगा आपका क्लास में। चलिए आज ये आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है क्या, दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव करेक्टली मैच्ड क्वेश्चन टैग। अच्छा इसी में दिया हुआ है सब कुछ कि 20 में दिया हुआ है यहाँ A B C D, इसमें से किसका जो है मैच नहीं है सही। जैसे यहाँ दिया हुआ कि फ्यू पीपल न्यू, फ्यू पीपल न्यू द आंसर, ये एक्स्ट्रा हो गया है, ये नहीं होना चाहिए द आंसर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ दिया लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन मेड, उसका दिया वी कुड स्कार्सली हियर व्हाट ही सेड। चौथा दिया वी सेल्डम सी देम नाउ और डेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन टैग दिया हुआ है, यहाँ मान लिया कि कॉमा, ये आपका आंसर दिया हुआ है, ये सही है कि नहीं, फ्यू पीपल न्यू डैट। ठीक है, फिर लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन मेड यहाँ दिया हुआ है, ये सही है कि नहीं, मतलब इसमें से कौन सही है। वी कुड वाला दिया हुआ है तो ये सही है कि नहीं, वी सेल्डम दिया हुआ है तो ये सही है कि नहीं। अब इसमें से कौन सही है, ABCD में से आपको बताना है। 20 नंबर 20 का बताइए। देखिए अब यहाँ देखिए ये क्यों गलत हो गया, सो बताते हैं कि वो पता है कि फ्यू पीपल न्यू द आंसर है। अब यहाँ पे न्यू V2 होता है तो V2 में से डिड निकलेगा। अच्छा कौन सही, देखिए यहाँ पे एक बार बात देखिए, नॉट लगा हुआ है कि कौन सही नहीं है, कौन गलत मैच है। देखिए ध्यान देना है क्वेश्चन में, तो इसमें भी है, यहाँ पे सही कौन है ये नहीं देखना है, इसमें से गलत कौन है ये ढूंढना है। नॉट हैव करेक्टली मैच्ड, कौन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो सही है पहला, क्योंकि यहाँ पे KNEW न्यू V2 होता है तो न्यू में से आपको निकलता है डिड, V2 में से डिड निकलता है। अब फ्यू निगेटिव शब्द होता है, फ्यू जो है याद रखिए, जब भी किसी ने फ्यू और लिटिल मिल जाएगा तो ये निगेटिव होता है, तो इसका ऑलरेडी पॉजिटिव बनेगा, तो ये तो सही है, डिड दे। दूसरा ये दिया लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन मेड। ठीक है, तो यहाँ आप देखा जाए तो ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है,
ऑक्सिलरी वर्ब भी चाहिए, वहां लिटिल लगा हुआ है तो इसका भी आपका बनेगा निगेटिव, ऑलरेडी है तो पॉजिटिव तो हैज ईच दिए हुआ है तो ये भी सही है। वी कुड स्कार्सली हियर, स्कार्सली भी निगेटिव को दिखाता है। कुड और आपका ऑक्सिलरी वर्ब है तो कुड का कुड सीधे आ गया, वी का वी आ गया, ये कुड का कुड सीधे आ गया और वी का वी गया हुआ है तो ये भी सही है। अब लास्ट एक दिया वी सेल्डम सी, अब देखिए सेल्डम भी निगेटिव होता है लेकिन इसका निगेटिव का निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव का पॉजिटिव होना चाहिए तो ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, डी वाला गलत, हाँ गलत वाला ढूंढना था, सही वाला नहीं ढूंढना था। चलिए तो बहुत बढ़िया, 20 का हो जाएगा आपका, ये इसका आंसर हो जाएगा कि डी, डी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी ए बी सी जो है ये सही है। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, फिर कल हम लोग इसको आगे 21 नंबर से आगे बढ़ेंगे। जो भी लोग आज के सेशन में आए हैं, कल वाला लेक्चर नहीं देखे होंगे, तो वो सबसे पहले टाइम निकाल के कल वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए आप।